अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी JKSSB एस्पिरेंट्स को इस सेशन में खुशामदीद है। और ये सेशन जर्नल साइंस पर होने वाला है और जनरल साइंस के क्वेश्चंस इस पे हम सॉल्व करेंगे और इसको एज मॉक टेस्ट हम लेंगे। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्वेश्चंस की। आपने बस इतना सा ख्याल रखना है, आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और कमेंट में अपना स्कोर लास्ट में ज़रूर बताना है कि आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, तो ये जो सेशन रहने वाला है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको PDF चाहिए हर मॉक टेस्ट की तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आप इस वाली चैनल को भी फॉलो करके रखें, सब्सक्राइब करके रखें। और जो दूसरी चैनल है मेरी बिलाल रशीद क्लासेस, उस पर भी MCQ सीरीज़ आती है, उसे भी फॉलो करके रखें। जो JKSSB फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होने वाला है 15 मार्च को। ज़्यादातर स्पेशली डिज़ाइन है, उसलिए ये क्वेश्चंस किए गए हैं उस एग्ज़ाम के लिए, डिमांड पर, एज़ पर यूर डिमांड। तो ये साइंस के क्वेश्चंस हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 40 क्वेश्चंस हैं और आपने अटेम्प्ट करने हैं। आपने स्कोर लाजमी बताना है। आप पॉज करके वीडियो को पॉज करके हर क्वेश्चन के बाद पॉज करके वीडियो को आप सॉल्व करो, सॉरी सब क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसका आंसर बताओ, किसी कॉपी पे लिखो या कुछ करो। फिर जब लास्ट में काउंट करने कमेंट में काउंट करके कमेंट में लिख देना। ठीक है, कितना स्कोर किया। ठीक है, तो मैं भी इसको एज एस्पिरेंट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इसे क्या करने की कोशिश करूँगा, मैं भी इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, देखता हूँ कितने ठीक होते हैं। लेकिन आपने अपना, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे दूँगा, हर क्वेश्चन की थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन में दे दूँगा। तो अगर आपको फुल मैराथन चाहिए इस पे तो वो भी मिल जाएगा। अगर आपको 100 MCQs चाहिए फॉरेस्ट इंस्पेक्टर पे, क्योंकि 15 मार्च को आपका एग्ज़ाम है, तो उससे पहले आपको एक, लेकिन आपने वीडियो को दबा के लाइक करना है। अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो तभी मुझे भी कोई फ़ायदा होगा, इसीलिए फिर मैं आपके लिए मैराथन लाऊंगा 100 क्वेश्चंस का जनरल साइंस पे। और जनरल साइंस सिर्फ आपके सिलेबस में नहीं है, ये बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, अपकमिंग एग्ज़ाम है JKSSB के, उनके सिलेबस में भी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज़ विद द डायमेंशनल फार्मूलाज। ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और ये अपने जो इनके डायमेंशनल फार्मूलाज हैं उनके साथ, डायमेंशनल फार्मूलाज का मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में लिखना। ठीक है, तो प्रेशर ग्रेडियंट जो है, इसकी आपने क्या बतानी है, डायमेंशन फार्मूला बतानी है। तो प्रेशर ग्रेडियंट की जो इसे क्या बोलते हैं, डायमेंशन फार्मूला है, क्या है, ml -2T। जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो इसे अच्छे से पढ़ पाएंगे, तो मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ। फिर दूसरा एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन फार्मूला क्या है। तो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन फार्मूला है ml/2t। देखें कैसे, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू m, तो इसलिए इसकी डायमेंशन फार्मूला ये है। तो ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगा यहाँ पे। प्रेशर की जो डायमेंशनल फार्मूला है वो यहाँ से सेकंड पार्ट आएगा इसका। और सरफेस टेंशन की जो डायमेंशनल फार्मूला है वो MT-2 है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस हिसाब से तो मैंने बताया आपको, हर क्वेश्चन को आप पॉज करो वीडियो को और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो अगर आपको लग रहा है कि मैं जल्दी कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, और टेलीग्राम को ज़रूरी सब फॉलो करके रखना डिस्क्रिप्शन से, और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो को अगर आप लाइक नहीं करोगे तो वीडियो आगे नहीं पहुंचेगा, आप तक मेरे दूसरे वीडियोस नहीं आएंगे, क्योंकि यूट्यूब फिर वीडियो को पुश नहीं करता है, सजेस्ट नहीं करता है। तो मैं जब आपके
जो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उस पर वीडियोस बनाऊंगा तो वो आप तक नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तो आप आराम से भी कर सकते हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट हैव द सेम डायमेंशंस? पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, कौन सा पेयर है जिसकी सेम डायमेंशन नहीं है, ठीक है। पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी इसकी तो है सेम डायमेंशन, ml2 t2 ml2 t2। और टंग टॉर्क और वर्क की इसकी भी सेम डायमेंशन है, और इम्पल्स और मोमेंटम की इसकी भी सेम डायमेंशन है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो है इसकी सेम डायमेंशन नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रेस है उसकी डायमेंशन है, जो स्ट्रेन है वो डायमेंशन लेस है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं है स्ट्रेन की। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? 1 नैनोमीटर, देखो नैनो का सिंबल है एन, और मैक्रो का सिंबल क्या है, और मिली का सिंबल है एम, और सेंटी का सी, और किलो का के, और मेगा का एम। अब इनका पावर देखते हैं। नैनो का पावर 10 9 है ना, तो वैल्यू इसका कितना आएगा होगा 0.00000001। कितने जीरो, 0 पॉइंट के बाद कितने जीरो लगते हैं? 3 3 6 2 8, 8 जीरो लगते हैं, ठीक है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, अब हमने बताया 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। मैट्रिक जो प्रीफिक्सेस हैं उन्हें याद रखना है। और अगर हम सब का देखें तो मैक्रो जो है नैनो का, ये मैक्रो का जो नैनो का, ये तो नैनो का हो गया। मैक्रो का मैं आपको अगर बताऊं, मैक्रो का है 10, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और मिली का है 10 3, और सेंटी का 10 2, और किलो का 10 3, मेगा का 10 6। इसके साथ ये वाला सिंबल नहीं है, किसके साथ? मेगा और किलो के साथ। बाकी सब के साथ ये सिंबल है 2 3, ऐसे 9 6 3 2 3 6, ठीक है। इलेक्शन वोल्ट ईवी इज अ यूनिट ऑफ, ईवी इज अ यूनिट ऑफ जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ईवी जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म, ये एनर्जी की यूनिट है। एक ईवी वो एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है जब उसे 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सलेट किया जाता है। तो एक ईवी इज इक्वल टू 1 ईवी कितना होता है? 1.0602 इंटू 10, ठीक है, जूल्स। और इसके जो गलत ऑप्शन हैं वो कौन से? पोटेंशियल डिफरेंस गलत ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक चार्ज भी गलत है, इसका कॉलम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी गलत है। तो एनर्जी इसका करेक्ट आंसर है। जिसने इसको सही अटेम्प्ट किया वो जल्दी कमेंट में बताना। मैच द फॉलोइंग यूनिट्स विद देयर करेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, कॉलम ए कॉलम बी, यूनिट और क्वांटिटी। मैक्सवेल की क्वांटिटी क्या है? मैक्सवेल की क्वांटिटी है मैग्नेटिक फ्लक्स। फेरेड की क्वांटिटी है कैपेसिटेंस, ठीक है। और हेनरी की क्वांटिटी क्या है? इंडक्टेंस। और वेबर की क्वांटिटी है मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो मैक्सवेल की मैग्नेटिक फ्लक्स इसलिए है CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और फर्थ की कैपेसिटेंस ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, और हेनरी इंडक्टेंस ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, और वेबर की मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो 1 वेबर इज इक्वल टू 10 8 मैक्सवेल।
टेनेट मैक्सवेल। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे चलते हैं। मैं आपको इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, टेलीग्राम पे आना, कमेंट डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ से फॉलो करना इसको टेलीग्राम को। तो अब अगला क्वेश्चन, द डायमेंशंस ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट आर। डायमेंशन बताना है इसका। देखो रिडबर्ग कांस्टेंट आर, आर ये एटॉमिक फिजिक्स में इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है। इसका डायमेंशनल फार्मूला एम एल, यानी इसका डायमेंशन सिर्फ लेंथ का रेसिप्रोकल है, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि रेडबर्ग कांस्टेंट वेव नंबर 1 बाई वेव लेंथ से रिलेटेड है और वेव नंबर का डायमेंशन L-1 होता है। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू एल आर इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻⁻⁻1, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, और इस मॉक टेस्ट को आपने इसका रिव्यू भी देना है अपने कमेंट्स में कि क्वेश्चन मॉडरेट हैं, इजी हैं या आपको टफ लग रहे हैं। क्योंकि JKSSB वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो पेपर आया था वो टफ था एक तरह से, क्योंकि जो उसका पैटर्न था वो थोड़ा डिफरेंट था और टफ था, मॉडरेट हार्ड टाइप का पैटर्न था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी नहीं है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ये बेस क्वांटिटीज़ हैं जिनसे दूसरी क्वांटिटीज़ डिराइव की जाती है। SI सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। कितनी? 7। एक पहली है लेंथ, फिर मास है, टाइम है, और इलेक्ट्रिक करंट है, एम्पियर, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। वेलोसिटी जो है ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। लेंथ टाइम इसका डायमेंशन LT, ये इसका डायमेंशन है। तो वेलोसिटी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमीबिलिटी इज, मैग्नेटिक परमीबिलिटी जो है इसका सिंबल ये है और ये बताता है कि मटेरियल मैग्नेटाइज हो सकता है या नहीं। ऐसा यूनिट वहाँ वेबर पर एम्पियर पर मीटर, हेनरी पर मीटर, ठीक है। हेनरी पर मीटर और वेबर पर एम्पियर मीटर, पर एम्पियर मीटर, वेबर पर एम्पियर मीटर और हेनरी पर एम्पियर पर मीटर कैसे आएगा? HM। और दोनों यूनिट सेम है क्योंकि हेनरी H, वेबर M, वेबर A एम्पियर, और इसलिए HM WB/AM इज इक्वल टू WB/A। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बोथ A एंड B, C, ठीक है। लाइट ईयर इज अ मेजर ऑफ, लाइट ईयर इज अ मेजर ऑफ, लाइट ईयर नाम में ईयर होने के बावजूद ये टाइम की यूनिट नहीं है बल्कि डिस्टेंस की यूनिट है। एक लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो लाइट एक साल में ट्रैवल करती है। अगर इसकी कैलकुलेशन करें, देखो लाइट स्पीड इज इक्वल टू 3 इंटू 10 ms, और सेकेंड्स इन ईयर अगर देखें तो 365 इंटू 24 इंटू 60 इज इक्वल टू 3.15 इंटू 10 7s। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए स्टार्स गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो अब करेक्ट आंसर इसका है डिस्टेंस, डिस्टेंस इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग विद देयर करेक्ट वैल्यूज। मैच करना है इनको करेक्ट वैल्यूज से। मैं एक्सप्लेनेशन शॉर्ट शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। प्लैंक्स कांस्टेंट जो है इसका जो है वैल्यू ये है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? ये है।
और बोल्ट्जमैन का कांस्टेंट, पार्ट सी का कांस्टेंट, पार्ट सी ही है। और एवोगैड्रोस नंबर इसका भी ये है, ठीक है। तो ये हो गया ये क्वेश्चन भी। अब इस हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 50 का। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज्ड इन फोम फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है। फोम फायर एक्सटिंग्विशर में दो मेन केमिकल्स होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 अल्मीनियम सल्फेट और काम एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4। काम करने का मैकेनिज्म अगर देखें तो सब जब एक्सटिंक्शर एक्टिवेट होता है ये दोनों केमिकल्स मिक्स होते हैं, रिएक्शन होती है, CO2 गैस बनता है जो फोम बनाता है। ये फोम आग पर ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड सी। गन पाउडर इज a mixture of gunpowder, potassium nitrate, charcoal and sulfur. पोटेशियम नाइट्रेट 75% रेशो और चारकोल एंड सल्फर, चारकोल का 15% रेशो और सल्फर का 10% रेशो। जो इसका पोटेशियम नाइट्रेट का रोल है इसमें वो क्या है? ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। और चारकोल कार्बन का 15% रेशो है इसमें, और ये इसका रोल ये है, ये फ्यूल बर्न होता है, ठीक है। और सल्फर का 10% रेशो है, ये फ्यूल प्लस इग्निशन को आसान बनाता है। तो रिएक्शन अगर इसकी हम देखें 2KNO3 प्लस S प्लस 3C गिव्स K2S प्लस N2 प्लस 3CO3। तो इस हिसाब से ये मिक्सचर तेज़ी से बर्न होता है और गैस प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से प्रेशर बनान छो। तो इसका करेक्ट आंसर है पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल एंड सल्फर, ऑप्शन ए। मैच द फॉलोइंग केमिकल्स विद देयर यूजेस। अगर आप मॉक टेस्ट विदाउट एक्सप्लेनेशन चाहते हो, मैं मतलब आपको 10 सेकंड दूँ, 15 सेकंड दूँ या 20 सेकंड दूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यहाँ पॉज करके उसको सॉल्व करो, अटेम्प्ट करो। ये एक मॉक टेस्ट है, आपने इसको अटेम्प्ट करना है। आपने अपना फाइनल स्कोर कमेंट में ज़रूर बताना है, आपने कितना स्कोर किया। आप नोटबुक अपने साथ रखो, उस नोटबुक पे लिखो क्वेश्चन नंबर, फिर उसका आंसर लिखो, कौन सा करेक्ट आंसर है, फिर लास्ट में काउंट करो, फिर कमेंट करो। अगर आपको लग रहा है कि मैं तेज़ चल रहा हूँ, मैं जल्दी बोल रहा हूँ, तो आप पॉज करो, ठीक है। सभी JKSB एग्जाम्स के लिए जिनके सिलेबस में जनरल साइंस है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके लिए। और ज़्यादातर ये जो फॉरेस्टर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होने वाला है 15 मार्च को, उनके लिए 15 मार्च को जो जितने भी JKSB के एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उनके लिए जनरल साइंस जिसके सिलेबस में दिए गए हैं इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादातर खासकर जो इंस्पेक्टर JKSB फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स इंस्पेक्टर एग्ज़ाम होने वाला है 15 मार्च को, उस लिए। केमिकल और यूज़, फास्फोरस की फार्म्स और उनके यूजेस है ना। रेड फास्फोरस की सेफ्टी मैच और वाइट फास्फोरस बुलेट प्रूफ जैकेट्स, और केवलर का क्या आएगा? इंसेंडरी बॉम्ब्स, हवा में खुद ब खुद जल उठता है। और नाइट्रोग्लिसरीन का एक्सप्लोजिव डायनामाइट में यूज़, हार्ट मेडिसिन बी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंटेनड इन पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट के में कंपाउंड्स, बोक्स कंपाउंड्स, कंपाउंड की बात अगर करें तो कंपाउंड्स
यहाँ पे दिए गए हैं कंपाउंड्स, देखो कौन कौन से हैं। इसमें फार्मूला दी गई है, कंपाउंड एक साइड है और फार्मूला फार्मूला दी गई है यहाँ पे। और इनका नेम अगर देखें तो हमें क्या करना है, करेक्ट आंसर देखना है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंटेन्ड इन पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट में जो ट्री कैल्शियम फॉस्फेट है ये सीमेंट में नहीं होता है, ये फर्टिलाइज़र और बोन ऐश में पाया जाता है। ट्री कैल्शियम फॉस्फेट, तो ट्री कैल्शियम फॉस्फेट की फार्मूला क्या है, Ca3PO4 2। ये डी पार्ट, डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। द रीज़न वाइट सीमेंट इज वाइट इज बिकॉज, रीज़न क्या है वाइट सीमेंट क्यों वाइट है। वाइट सीमेंट ऑर्डिनरी सीमेंट से ज़्यादा महंगा और एस्थेटिकली प्लीजिंग होता है। वाइट सीमेंट को वाइट कलर क्यों होता है, क्यों होता है इसका वाइट कलर, कभी सोचा है। ऑर्डिनरी सीमेंट में आयरन ऑक्साइड Fe2 और 0 होता है जो यूज़ ग्रे कलर करता है, देता है, ठीक है। वाइट सीमेंट में आयरन ऑक्साइड नहीं होता, आयरन की एब्सेंस की वजह से ये वाइट होता है। तो इसके यूज अगर देखें, टाइल्स, ग्राउट, मार्बल, फ्लोरिंग, आर्किटेक्चरल ब्यूटी के लिए यूज़ होता है ये। और इट डज नॉट कंटेन आयरन, इसका करेक्ट आंसर है। इट डज नॉट कंटेन कार्बन, कार्बन भी कंटेन करता है, सिलिकॉन भी और कैल्शियम भी, लेकिन कंटेन आयरन इज द रीज़न वाइट सीमेंट इज वाइट इज बिकॉज, क्योंकि ये कंटेन आयरन नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ मोर्डेंट इन डाइंग एंड टैनिंग इंडस्ट्री। जल्दी जल्दी करते हैं, अब टाइम हो रहा है इसमें ज़्यादा। देखो ये केमिकल होता है जो डाई रंग को फैब्रिक या लेदर से केमिकली बाइंड करता है। मैग्नीशियम सल्फेट की फार्मूला आपको पता होगी, है ना। तो एप्सम सॉल्ट भी कहते हैं इसे। और डाइंग इंडस्ट्री में मॉडर्न के रूप में, टैनिंग इंडस्ट्री में, लेदर प्रोसेसिंग में, मेडिसिन में कॉन्स्टिपेशन के लिए। और दूसरे ऑप्शन हैं MgO, MgCO3, MgCl2, ये इम्पोर्टेंट के रूप में यूज़ नहीं होते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, मैग्नीशियम सल्फेट। चलो बताओ इसका क्या आंसर होना चाहिए। मैच द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स विद देयर केमिकल नेचर। आप पॉज करो, इसको सॉल्व करो, ऐसे ही सब क्वेश्चंस करो। मैं एक बार बोलूँगा बस, अपने वीडियोस में जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं जितने भी स्टूडेंट्स, उनको पता है कि इस चैनल पे कैसे वीडियोस आते हैं, कैसे सेशन आते हैं। तो सेशन इस पे ऐसे आते हैं, मॉक टेस्ट देना पड़ता है। पॉज करो वीडियो को, सॉल्व करो क्वेश्चन को, उसका सोचो, अब सुकून से सोचो। फिर जब मैं उसका आंसर रिवील कर दूंगा तो फिर आपको पता चल जाएगा इसका करेक्ट आंसर क्या था। फिर आप खुद डिसाइड करोगे कि आप रॉन्ग थे या राइट थे। अब मैच करना है फर्टिलाइज़र और टाइप, जल्दी जल्दी करते हैं। यूरिया नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, 46% नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा ये, ठीक है। सुपर फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट, फॉस्फेट फर्टिलाइज़र, सिंगल सुपर फॉस्फेट, और म्यूरेट ऑफ पोटाश, पोटाश फर्टिलाइज़र, और पोटेशियम क्लोराइड 60%, अमोनियम सल्फेट नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, ठीक है। 21%, 24% सल्फर भी प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलो अब आगे चलते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इसके बाद जितने भी SSC GD के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन पर मैं मॉक टेस्ट लाऊंगा विद एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चंस लाऊंगा, क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लाऊंगा जो आप प्रैक्टिस कर पाओगे एग्ज़ाम से पहले। RDX इज़ आल्सो नोन एज, RDX इज़ आल्सो नोन एज, जल्दी
जो आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा था फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का, अगर मेरे पास वो पेपर अवेलेबल हुआ तो मैं वो भी सॉल्व करूँगा और उसका भी एनालिसिस करूँगा। और उस अब तो थोड़ा ही टाइम बचा है, लेकिन पेपर को फिर भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? साइक्लोनाइट इज आल्सो नोन एज साइक्लोनाइट RDX। गिलास इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, जो साइक्लोनाइट का जो नेम है ना, ये केमिकल नेम वो बहुत लंबा है, देखो क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइक्लोट्रीमेथिली, साइकोट्रीमेथिली नीट्रिनी ट्रेमिन ट्रेमीन। ये तो प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो ये गिलास इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, गिलास की नेचर के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि गिलास एक्चुअली एक एम्फोरस सॉलिड है। इसका मतलब इसके एटम्स का कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। ठीक है, लेकिन गिलास को सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, क्योंकि जब गिलास बनता है मोल्टन स्टेट से, ठंडा होने पर यह क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर नहीं बना पाता। इसके मॉलिक्यूल्स अभी भी थियोरेटिकली फ्लो कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आराम से कर सकते हैं। और पुराने विंडोज़ में नीचे की तरफ थोड़ा मोटा होना, इसको एग्जांपल दिया जाता है। इसलिए गिलास का ऑप्शन बोथ बी एंड सी, मतलब सुपर कूलर लिक्विड और एम्पोरस सॉलिड, एटमॉस्फेयर सॉलिड और सुपर कूलर लिक्विड दोनों कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। फीड गिलास इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, फीड गिलास एक टाइप का हाई क्वालिटी गिलास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, सैंड, रेड लीड एंड पोटेशियम कार्बोनेट। विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एसेंशियल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय नर्व सेल्स? जल्दी से इसका आंसर भी करते हैं। सोडियम Na+ का नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन में क्या क्रूशल रोल है? नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन का मैकेनिज्म क्या है? देखें, इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सोडियम। मैच द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स विद देयर फंक्शंस। माइटोकॉन्ड्रिया की क्या फंक्शन है? रिबोसोम्स की क्या फंक्शन है? लाइसोमस की क्या फंक्शन है? गोल्गी apparatus की क्या फंक्शन है? ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले भी कहीं देखा है। माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शन है सेलुलर रेस्पिरेशन, और जो रिबोसोम्स है उसकी फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। और सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों है माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शन? अगर इसको देखें तो पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ATP बनाता है ये। और रिबोसोम्स ये mRNA से प्रोटीन बनाता है। और लाइसोमस की जो है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, और गोल्गी apparatus की पैकेजिंग एंड सिक्रेशन है। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। F1 particles oxysomes are present in एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज रिप्रेजेंट इन एनिमल सेल्स बट नॉट इन प्लांट सेल्स? कौन से ग्रुप्स एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं लेकिन प्लांट सेल्स में नहीं पाए जाते? सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं किसमें? प्लांट सेल्स में। एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल्स में नहीं। हाँ, प्लांट सेल में नहीं है। और लाइसोमस प्रेजेंट है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में रेयर पाए जाते हैं, और एब्सेंट हैं ये लाइसोमस इसमें प्लांट सेल्स में। और क्लोरोप्लास्ट जो हैं ये एनिमल सेल में एब्सेंट है, नहीं पाए जाते। और जो प्लांट सेल है उसमें प्रेजेंट है। सेल वाल जो है ये प्रेजेंट है इसमें, एब्सेंट है इसमें एनिमल सेल में, और प्रेजेंट है प्लांट सेल में। और
लार्ज वैक्यूल जो है ये स्मॉल है इसमें एनिमल सेल में लेकिन एब्सेंट है। और साइटोप्लाज्म जो है ये लार्ज है, सेंट्रल है प्लांट सेल में। तो कौन से नहीं पाए जाते? क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल। तो ऑप्शन सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज प्रेजेंट, कौन से प्रेजेंट हैं किसमें? एनिमल सेल में लेकिन प्लांट सेल में नहीं है। तो वो अ, ये है सेंट्रोलस और लाइसोमस। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल इज, सीक्वेंस बताना है सेल साइकिल का, जल्दी से करेक्ट आंसर बताओ। गैप वन सेल ग्रोथ प्रोटीन सिंथेसिस, गैप वन, फिर एस सिंथेसिस, फिर आता है गैप टू G2, फिर माइटोसिस एम। तो G1S G2M। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सॉरी, ऑप्शन बी इसमें G1S G2M, मैंने ऑप्शन ए लिखा था, उसमें ऐसे पहले पहले G1 है, गैप वन होता है इसमें। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल डज नॉट, फिर एस आता है सिंथेसिस, फिर G2 आता है, गैप टू, फिर माइटोसिस। सेल साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस G1S G2M। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल डज एन DNA replication occur? Which phase of cell cycle does DNA replication occur? एस फेज, एस फेज किसे कहते हैं? सिंथेसिस फेज। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन ओकर होता है। इस एस फेज की खुसूसियत ये है, डीएनए अपना डुप्लीकेट बनाता है, क्रोमोसोम्स की नंबर दोनों हो जाते हैं, लेकिन क्रोमोसोम काउंट नहीं बदलता। हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं और ईच क्रोमोसोम अब दो सिस्टर क्रोमैटिड्स से मिलकर बनता है। इसके बाद सेल G2 फेज में जाता है और फिर एम फेज में डिवाइड होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है एस फेज सिंथेसिस फेज। यार इसमें बहुत टाइम लग गया, इसीलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। मैच द फॉलोइंग स्टेज ऑफ माइटोसिस विद देयर की इवेंट्स। प्रोफेज का क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर्स। और मेटाफेज का क्रोमोसोम्स अलाइन एट इक्वेटर। और एनाफेज का क्रोमेटिड्स सेपरेट एंड मूव टू पोल्स। और पार्ट डी का पार्ट 4 ही है। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लाइसोम्स अराइज फ्रॉम। जल्दी से करेक्ट आंसर बताओ। तो लाइसोम्स अराइज फ्रॉम गोल्गी एपरेटस। एंडोमेट्रियोसिस refers to, endometriosis refers to division of chromosomes without nuclear division. Option B is correct answer. When the concentration of water and solutes on other side of cell membrane is equal, the solution is said to be. Correct answer is, जल्दी से, मैंने आपको टाइम दिया है। Isotonic is correct answer. Match the following plant nutrients with their functions. कैल्शियम की क्या फंक्शन है? कैल्शियम की है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। मैग्नीशियम की फंक्शन है कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। और फास्फोरस की कंपनशन है, सॉरी फंक्शन है फास्फोरस की एटीपी सिंथेसिस न्यूक्लिक एसिड्स।
और पोटेशियम की प्रोटीन सिंथेसिस एंजाइम एक्टिवेशन। करेक्ट ऑप्शन इज ए। Which of the following is not a constant of cell members? प्रोलीन इसका आंसर है। प्रोलीन इसका आंसर इसलिए है, ये एक अमीनो एसिड है। एमिनो एसिड है, ये मेम्ब्रेन का कंपोनेंट नहीं है। ये प्रोटीन इसमें पाया जाता है लेकिन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में डायरेक्ट रोल नहीं। इसके बाद आता है कोई न्यूक्लियस इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। न्यूक्लियस के अंदर का डार्क स्टेनिंग रीजन। क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट कौन सा नहीं है इनमें से। तो ट्रू फ्रूट वर्सेस फॉल्स फ्रूट का कंसेप्ट क्या है। ट्रू फ्रूट ओवरी से बनता है, जो फ्लावर का पार्ट है। फॉल्स फ्रूट पिस्यूडो से फ्रूट ओवरी के अलावा यानी कि दूसरे पार्ट से बनता है। मैंगो ट्रू फ्रूट है, एप्पल फॉल्स फ्रूट है, ग्रेप ट्रू फ्रूट है और डेट ट्रू फ्रूट है। एप्पल इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन विद देयर डिफिशियंसी डिजीजेस। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B1 बिरबरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स। Question number 76. Which of the following hormones is responsible for lowering blood sugar level? तो कौन सा इंसुलिन, ठीक है। मैच द फॉलोइंग ह्यूमन ब्लड कंपोनेंट्स विद देयर फंक्शंस। रेड ब्लड सेल्स, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, वाइट ब्लड सेल्स, इम्यूनिटी एंटीबॉडी प्रोडक्शन, प्लेटलेट्स क्लोथिंग ऑफ ब्लड, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हार्मोन्स। Which of the following is an example of access to conservation? Botanical garden is correct answer. The red data book contains information about all of the above is correct answer. Endangered species, extinct species, rare species. Match the following national parks of J&K with their primary species. Dachigam, Hangul, Hamas, Nolipot, Kashtwad, Kazina. तो ये थे 80 क्वेश्चन, सॉरी 40 क्वेश्चन साइंस के। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़रूर लाइक करना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना आपने स्कोर कितना किया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।